दोस्तों नमस्कार। आपने एक दोहा सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका मतलब यह है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और अगर आपने रिस्क प्लानिंग नहीं करी है तो ऐसा ना हो कि आप तो रहे मस्ती में और अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी ग्रोथ स्टोरी को हिला दे या डिस्टर्ब कर दे। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली एक इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा ना हो कि जाने अनजाने भारत की अर्थव्यवस्था में या भारत के डेवलपमेंट में कोई ऐसा पेच आ जाए जिसको सोच के हमें रिग्रेट करना पड़े कि हमने पहले क्यों नहीं सोचा। इसी की आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन से खतरे हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में हमारे लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं। मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आप राष्ट्र निर्माण में लगे होते हैं तो आपको अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के बारे में सोचना होता है। और जैसे ट्रंप साहब इस पूरी दुनिया को हिला रहे हैं, तो आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हमने प्लान की है, ऐसा ना हो कि उसमें व्यवधान पैदा हो जाए। और इसी को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो मुद्दे उठाए गए हैं वो आपके क्षेत्र से हो सकते हैं, आपकी जिंदगी से संबंधित हो सकते हैं, आपके परिवार पे उसका असर हो सकता है, आपके समाज पे असर हो सकता है। इसलिए इन बातों को समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा का विषय रख रहे हैं वो ये कि इमर्जिंग रिस्क टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हाट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। हम हर चीज अच्छी बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक बार रुक के जरा रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि रिस्क क्या है। क्योंकि आज हम तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई इशू ही नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, हमारे पास ग्रोथ है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और चाइना प्लस अपॉर्चुनिटी भी है, चाइना प्लस 1 एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये तीनों चीजें आज हमारे पास हैं, लेकिन कुछ कंफर्टेबल और कुछ अनकंफर्टेबल सवाल भी। वो अनकंफर्टेबल सवाल क्या है उसको भी हम आज देखेंगे। पहला सवाल यह है कि ऐसा क्या हो सकता है भारत में जिसके कारण भारत की ग्रोथ स्टोरी पे ब्रेक लग जाए। सोचना पड़ता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या रिस्क है, तभी आप उस रिस्क को समझ के उसका मिटिगेशन प्लान बना सकते हो, उससे कैसे ओवरकम किया जाए वो संभल सकते हो, ताकि डिरेलमेंट ना हो, ग्रोथ स्टोरी भारत की ना रुके। अब सवाल इस बात का है कि मैं इसको पेसिमिज्म के रूप में नहीं ले रहा हूं। लोग कहेंगे आप नेगेटिव बोल रहे हो। बात नेगेटिव की नहीं है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप ये तो देखेंगे कि आपकी गाड़ी में बराबर पेट्रोल है या नहीं है, आपके टायर में हवा है या नहीं है, इंजन में इंजन ऑयल है या नहीं है, बाकी जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो हाई स्पीड पे लगातार नॉन स्टॉप चलेंगे, क्या आपने उनकी सर्विसिंग कराई या नहीं। ऐसा ना हो कि हाईवे पे आप मस्ती से जा रहे हो और अचानक ब्रेकडाउन हो जाए, गाड़ी रुक जाए, टायर पंचर हो जाए, या अगर टायर आपने नहीं बदला है, हाई स्पीड पे टायर बर्स्ट हो जाए, तो जो आप मस्ती करने निकले थे वो मजा किरकिरा हो जाए, और अगर बहुत ज्यादा लापरवाही रखी तो और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी होते हैं। ये पेसिमिज्म नहीं होता, ये लॉजिकल होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। It is about risk recognition because strong economies fail not due to shocks but due to ignoring warning signals. आज अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा कर्ज हो गया। अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज कर्ज के तले क्यों डूब गया? क्योंकि उन्होंने जो वार्निंग सिग्नल्स थे उनका ध्यान नहीं दिया। आज यूरोप की हालत क्यों खराब है? वार्निंग सिग्नल्स का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमेरिका इस तरह से उनको दगा देगा। लेकिन हकीकत हमारे सामने है और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है।
इसी तरह से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लोग जब स्टेज पे होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, मैं आपको हकीकत बता सकता हूं, जब हम स्टूडियो में बैठे होते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब वो ऑफ द कैमरा बात करते हैं वो कुछ और होती है, जब वो ऑन द कैमरा बात करते हैं तो बात कुछ और होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऑफ द कैमरा दिल की बात रखने की इच्छा नहीं है, करते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा नहीं कर सकते, उनकी भी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए एज ए कंट्री हमको ये समझना होगा। लेट अस टॉक अबाउट इमर्जिंग रिस्क टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी क्लियरली, कामली एंड ऑनेस्टली। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा जिसकी चर्चा आजकल रोज होती है वो है करेंसी एंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। हमारा रुपया 9160 पहुंच गया और मैं कह रहा हूं हर साल ये रुपया करीब 3.5% के आसपास गिर रहा है। अगले 3 साल में अगर यही रफ्तार रही तो 100 के पार हो जाएगा, और इस साल जितना गिरा है करीब 6% के आसपास, अगर ये रहा तो शायद अगले साल तक 100 ना हो। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते सब कुछ ठीक है। गिरता हुआ रुपया बहुत कुछ बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, जितना हमारा एक्सपोर्ट है उसका 60-70% तो इंपोर्ट ही होता है। इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है, और जो हमने विदेशी कर्ज लिया हुआ है उस पर ब्याज बहुत बढ़ सकता है। तो जो अगर आप पैसा ब्याज के लिए दे रहे हैं तो डेवलपमेंट का पैसा कहां से लाएंगे? या तो आपको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे या आपको और लोन लेना पड़ेगा, मतलब आप डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे। यह समझना जरूरी है, क्योंकि हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। हमारे यहां रिसर्च नहीं हो रही है। हमारे यहां पेट्रोलियम के भंडार अगर हैं तो हमारी जरूरत के मुताबिक वो बहुत कम है, और हथियारों पे भी हमने अभी काम शुरू किया है। एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनने में अभी टाइम लगेगा। तो तब तक हम क्या करें, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। इसका साथ ही साथ जो क्रिटिकल इंडस्ट्री है हमारी, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, रेयर अर्थ है, आज वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर रुपया वीक होता है तो हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसकी वेल्थ विदेश चली जाती। अगर आपका रुपया मजबूत है तो $1 के मुकाबले आपको 60 रुपए देने थे, आज आप $1 के मुकाबले 90 रुपए दे रहे हो, तो 30 रुपए एडिशनल आपको देना पड़ रहा है। प्रोडक्ट वही आ रहा है। अगर मैं कहूं कि $1 में 1 किलो मिलता था, पहले आप 60 रुपए देते थे, आज भी $1 में 1 किलो ही मिल रहा है, लेकिन आपको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो भारत की जो वेल्थ है वो विदेश जा रही है, ये हमें समझना होगा। अगर ये रहा और हमने अगर अपने एक्सपोर्ट को ढंग से नहीं बढ़ाया, अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, तो समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। अब सवाल इस बात का है कि क्वालिटी पे कौन ध्यान देगा? प्रधानमंत्री जी तो फैक्ट्री चलाते नहीं, मंत्री लोग भी फैक्ट्री नहीं चलाते, पार्लियामेंट में भी फैक्ट्री नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को अपनी सोच को बदलना होगा। नहीं, ऐसा ना हो कि सरकार कानून बनाती रहे और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट ना मिले और देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाए। तब आप सरकार को दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गलती प्राइवेट सेक्टर की थी। इस बात को हमें समझना होगा। रिस्क है डिमांड जो है हमारी, अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो ग्रोथ बिकम्स फ्रेजाइल। जो आपको ईंधन चाहिए ग्रोथ के लिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास वो नहीं होगा। इसीलिए मैक्रो स्टेबिलिटी इज ए फाउंडेशन, विदाउट इट ग्रोथ बिकम्स कॉस्मेटिक। अब देखना है कि बजट में भारत सरकार क्या बताती है, उसकी चर्चा भी हम डिटेल में करेंगे। दूसरी चुनौती दोस्तों जो हमारे सामने है वो आती है जॉबलेस ग्रोथ को लेकर। हमारे यहां तरक्की की हम बात कर रहे हैं, जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन क्या रोजगार पैदा हो रहे हैं? जीडीपी तो 6.5-7% आप ग्रो कर रहे हैं, रोजगार कितने बने? जितनी देश की आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से यूथ कॉलेज से निकल रहा है, क्या हम उनके लिए जॉब दे पा रहे हैं? ये सीधा सा आंकड़ा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबर तो जीडीपी का अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब नहीं आएगा। इनफॉर्मल सेक्टर अनस्टेबल है, क्योंकि हमारे कानून अनफॉर्चुनेटली आज भी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, और जो यूथ है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आप उसको
भत्ता दे सकते हो, खाना दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसकी पॉजिटिव एनर्जी को, मेंटल और फिजिकल एनर्जी को अगर आप राष्ट्र निर्माण में यूज नहीं करोगे तो वो एक चुनौती बन जाएगी। इस बात को भी समझना होगा। और अर्बन इंडिया जो है वो कंज्यूम कर रहा है, और जो रूरल इंडिया है वो सरवाइव कर रहा है, वहां पे उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम जीडीपी के चक्कर में जो जमीनी हकीकत है उसको भूल जाए, और वो जीडीपी का नंबर आंखों को चौंधियाता रहे और पता लगे कि जमीनी हकीकत काफी बिगड़ चुकी है। इसलिए जो स्टॉक मार्केट का बूम है, कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स हैं, और जो मास डिमांड जनरली वो कमजोर है, इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना होगा। रिस्क क्या है? इकोनॉमी वेयर प्रॉफिट ग्रोज फास्टर देन पीपल्स इनकम इवेंचुअली हिट द डिमांड सीलिंग। कॉर्पोरेट के रेट अच्छे आ रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब जो हिंदुस्तान का पैसा है वो कुछ हाथों में संकुचित होता जा रहा है। क्या यह देश के लिए अच्छा है? इसके बारे में भी सोचना होगा। इसका मतलब ग्रोथ विदाउट जॉब इज नॉट सस्टेनेबल। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। अगला मुद्दा है फाइनेंशियलाइजेशन एंड रियल इकोनॉमी। हम बात कर रहे हैं कि हमने दुनिया का सबसे अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम बना दिया। ये बात सही है। आज भारत का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा है और दुनिया के बड़े बड़े देशों से अच्छा है। इसमें हमें खुशी होनी चाहिए। बट देयर इज ए इम्बैलेंस, मोर कैपिटल चेजिंग स्टॉक्स। अब लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाता है, और स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें 100-200 कंपनियों को छोड़ दें तो बाकी कंपनियों की हालत बहुत खराब, क्योंकि वहां रिसर्च नहीं हो रहा, R&D नहीं हो रहा। ज्यादातर मैन्युफैक्चर जो हो रहा है उसका इंपोर्ट बाहर से हो रहा है, यहाँ असेंबली हो रही है और हम बेच रहे हैं। ये बात हमें चिंताजनक लगती है। दूसरा, लेस कैपिटल बिल्डिंग फैक्ट्रीज। पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट में, फैक्ट्रीज में नहीं जा रहा। कितनी कंपनियों ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करी, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। ये जो खतरा है ये बड़ा विचित्र है। इसका मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं ट्रेडिंग में, आर्बिट्राज में और ब्रोकरेज में, इंटरमीडिएशन, जिसको हिंदी में दलाली बोलते हैं। क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के आधार हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ मलाई उतारने वाले लोग हैं, ये फाउंडेशन बनाने वाले लोग नहीं हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था को चाहिए आधार। मलाई खाने वाले तो बहुत आ जाएंगे, लेकिन आधार कौन बना रहा है, ये चिंता की बात है। इसीलिए हम लोग ना तो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में पैसा लगा रहे हैं, ना R&D में, ना हम सप्लाई चेन। हम सबको सप्लाई चेन की बात आती है, चाइना से ले आओ, इंपोर्ट करो। R&D हम करते नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में हम पैसा लगा नहीं रहे। तो ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ना हमारा आधार मजबूत होगा। जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां वो आउटडेटेड होंगी, हमारा इंपोर्ट बढ़ता जाएगा। ये एक चुनौती है जिसको हमें समझना होगा। तो सबसे बड़ा इसके कारण रिस्क क्या बन रहा है दोस्तों? इफ ग्रोथ इज ड्रिवन ओनली बाय एसेट प्राइसेस देन प्रोडक्टिविटी वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस, और यही कारण है बाजार का। और इकोनॉमी ग्रोज रिच बाय मेकिंग थिंग्स, नॉट बाय ट्रेडिंग पेपर्स। मजबूत जो आधार बनता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग से बनता है, स्टॉक मार्केट से नहीं बनता। स्टॉक मार्केट कभी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। स्टॉक मार्केट उस स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, बस इतना ही करता है। इस बात को समझना हो। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आज की दुनिया में China Plus One स्ट्रेटेजी की। सोच अच्छी है, सरकार भी चाहती है, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, हम यहाँ फेल हो जाते हैं। मेक इन इंडिया हमने 2014 में लॉन्च किया था। आज हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मेक इन इंडिया को जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और ये एक चिंता की बात है। इसका मतलब अगर हम ये नहीं ध्यान देंगे तो जो हमारी सक्सेस होनी चाहिए वो पॉसिबल नहीं है। और जिसकी हम गारंटी कहते हैं कि मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं दें। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम
लैंड एक्विजिशन स्टेट सब्जेक्ट है, और वहीं पे सबसे बड़ी राजनीति है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कानूनी जो अड़चने हैं वो भी वहीं हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, हम आज भी 12 से 14% हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, चाइना में 6 से 8%, तो हम तो वैसे ही डबल लॉस में है। जितना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है उससे ज़्यादा हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। ये एक चिंता की बात है। और स्किल मिसमैच, हम कितना भी बोल लें कि हमारे यहाँ मंत्रालय है, आज आप इंडस्ट्री से बात करें, किसी भी कंपनी के अधिकारी से बात करें, जो उनके एचओडीज है उनसे बात करें, आप बड़ी से बड़ी कंपनी में बात करें, मैं बड़ी से बड़ी नाम लेके कह रहा हूँ, आप रिलायंस में बात करें, अडानी में बात करें, टाटाज में बात करें, यूनिलीवर में बात करें, आईटीसी में बात करें, छोटी तो छोड़ दीजिए, बड़ों से पूछिए क्या आपको रिक्वायर्ड मैन पावर टैलेंट मिल रहा है? आप उनके एचओडी से पूछे तो जवाब होता है नहीं। पब्लिकली प्रधानमंत्री जी के सामने वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनके लाइन मैनेजर्स हैं, जो रिक्रूट करते हैं, जो स्टाफ से काम लेते हैं, उनका कहना है कि मैन पावर की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत शॉर्टेज है, और लोग सीखना भी नहीं चाह रहे। ये जो मानसिकता आ गई है ये बड़ी खतरनाक है, तो ये भी हमें सोचना होगा। पीएलआई ने सुविधा तो दी है, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस द इकोसिस्टम। आप पीएलआई तो दे रहे हो, स्किल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, पीएलआई क्या कर लेगा? तो आप मार्जिन पे खेल पाओगे, आपकी कैपेसिटलाइजेशन 50% थी, आप 70 पे चले जाओगे, बस उतना सा ही पीएलआई कर लोगे, आप इकोसिस्टम नहीं बना पा रहे। और यही प्रॉब्लम है हमारे पीएलआई स्कीम की, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को दे रहे हैं, हम इकोसिस्टम के लिए पीएलआई स्कीम हम लेके नहीं आए। क्या पीएलआई स्कीम किसी आपने कोल्ड चेन को दी, वेयर हाउसिंग को दी, कहीं पे कोई स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को दी? नहीं दी। उसके बगैर जो आप पीएलआई चाह रहे हो वो नहीं होगा। इस बात को हमें समझना होगा। तो रिस्क क्या है? इंडिया इज बिकमिंग असेंबलिंग हब, नॉट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। हम स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा छुपा देते हैं कि हम उस एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। और इस पे दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है कि हु कंट्रोल्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें सेक्टर बाय सेक्टर मैंने एनालिसिस किया है कि किस सेक्टर में हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितना है। अगर वो इंपोर्ट नहीं आएगा तो आपका एक्सपोर्ट कोलैप्स हो जाएगा। ये हमें समझने की बात। इसका मतलब यह है दोस्तों, द रियल वैल्यू इज इन कंपोनेंट, टूल एंड मटेरियल, नॉट द फाइनल असेंबली। और यही चीज चाइना ने अपने ऊपर कंट्रोल कर ली है कि जिसको टूल्स और टेक्निक्स चाहिए वो हमसे बात करें। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है एनर्जी का। हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर, बट ट्रांजिशन हैव ए कॉस्ट, आसान तो होगा नहीं। और साथ में 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हो जाती है तो अफोर्डेबिलिटी, और फिर साथ में उसका क्लाइमेट पे असर। अपना तो कह दिया कि मैं विंड मिल को अलाउ ही नहीं करूंगा अमेरिका में। ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ चाइना के लिए सूटेबल है क्योंकि उनके पास क्रूड नहीं है, मेरे पास है, मैं जितना मर्जी पॉल्यूशन करूं। ये सोच इस समय अमेरिका की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल है, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, दे ऑल आर इंपोर्टेड इन इंडिया। तो जो आप ग्रीन ट्रांजिशन की बात कर रहे हो और जो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आपके पास नहीं है। इसका मतलब आपको सप्लाई चेन पे काम करना है। तो आपका जो एम्बिशन है क्या वो इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर है? हम इंडिया को नेट जीरो बनाएंगे, मतलब हम उतना पैसा चाइना को और देंगे, हम उतना पैसा इंपोर्ट में लगाएंगे। तो नेट जीरो आप किसके भरोसे करोगे? चाइना के भरोसे। क्या ये सही है? इस बात को समझना होगा। इसका मतलब अगर हम जरूरत से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी शॉक लग सकता है, और अगर हम बहुत ज्यादा स्लो जाते हैं तो हम टारगेट को मीट नहीं कर सकते, और इकोसिस्टम पे हम ध्यान नहीं दे रहे। ये एक चिंता की बात है। इसका मतलब जब एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है, जैसे रुपए आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड को, जैसे जैसे आपकी क्रूड की या एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी आपका मार्जिन कम होगा। जब मार्जिन कम होगा तो R&D पे इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब R&D पे इन्वेस्टमेंट कम होगा आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा इनसिक्योर होगा।
तो ये एक दूसरे से लिंक्ड चीजें हैं। इसका मतलब जो ट्रांजिशन है इट हैज टू बी स्ट्रैटेजिक, नॉट आइडियोलॉजिकल। 30% मतलब 30 साल में या 15 साल में हम नेट जीरो होने का प्रयास करेंगे, उसके इक्विपमेंट कहां से आएंगे, इस पे भी चिंता जरूरी है। छठा पॉइंट क्या है दोस्तों, वो है फिस्कल पॉपुलिज्म वर्सेस कैपिटल फॉर्मेशन। हम बात कर रहे हैं क्या, चुनाव में रेवड़ियां बांटने की। अब आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी नहीं करती या मोदी साहब नहीं करते, सिर्फ केजरीवाल करते थे या कांग्रेस करती है, ऐसा नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज के ट्रैप पे फंस चुकी है। मोदी साहब कहते जरूर थे कि ये फ्री बीज बेकार है, लेकिन बीजेपी में भी इतनी हिम्मत नहीं है, मोदी साहब में भी इतनी आज क्षमता नहीं रही कि वो चुनाव में ये कह दे मैं फ्री बीज नहीं दूंगा और चुनाव लड़ने चले जाए। शायद मोदी साहब को भी झटका लग सकता है। इसीलिए हम लोगों ने अपना जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड था उसको हमने पॉपुलिज्म में बदल दिया। तो इसका क्या होगा, फ्री पावर, कैश ट्रांसफर, लोन वेवर, ये जो तमाशे होते थे, अल्टीमेटली हुआ क्या, देश का जो पैसा नेशन बिल्डिंग में लगना चाहिए था वो पॉलिटिक्स में लग गया। सोशल सिक्योरिटी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब रेवेन्यू स्पेंडिंग आती है और जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाता है तो भविष्य खतरे में हो जाता है। आप नींव में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप हवा में उड़ा रहे हो। इससे क्या भविष्य बचेगा, ये सोचने की बात है। एंड सम रिस्क आर हिडन। अब क्या होता है, ऑफ बजट बोरोइंग। बजट में आप कुछ बोलते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आप और उधार ले लेते हैं। स्टेट गारंटी देती हैं और जो लाइबिलिटीज हैं आप उसको अगली सरकारों पे छोड़ देते हैं। मोदी साहब अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, सारे चीफ मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, लेकिन 10 साल बाद जो पीएम बनेगा या सीएम बनेगा, आप उसकी सोचिए। वो सिर पकड़ के बैठा होगा कि मैं चलाऊं कैसे। आज ट्रंप साहब क्यों परेशान, आज जो 38 ट्रिलियन डॉलर का जो अमेरिका पे लोन है, ये ट्रंप ने नहीं खड़ा किया है, ये पिछले 30 साल से हो रहा है। उन राष्ट्रपतियों ने और वहां जो नीति निर्माता थे, उन्होंने जो पैसा वेस्ट किया, आज उसका टेंशन ट्रंप के ऊपर है, इसलिए वो बौखलाए हुए। तो आप इसमें ट्रंप को पूरी तरह से दोषी नहीं मान सकते, इस बात को भी समझना होगा। तो इसका मतलब यह है कि आज जो हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं, चुनावी कंफर्ट की, आने वाले दिनों में वो देश के लिए लायबिलिटी बनेगी। इस बात को हमें मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ नीड्स फिस्कल ऑनेस्टी एंड नॉट अकाउंटिंग ऑप्टिक्स। क्या हम कर रहे हैं, बजट आएगा उसमें आप देखिएगा। इसके अलावा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड ट्रस्ट डेफिसिट। इन्वेस्टर क्यों पैसा नहीं लगा रहे, सरकार का पता नहीं। हम ट्रंप के साथ क्यों बात नहीं करना चाहते, उसका पता नहीं कि कल क्या बोले। यही हाल इन्वेस्टर भारत के बारे में सोचते हैं कि आज सरकार की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी, चुनाव आने के समय क्या बदलेगा, बजट में क्या बदलेगा, कुछ नहीं पता। आज भी भारत का बजट अपने आप में एक मिस्ट्री है कि पता नहीं इस बजट में क्या होने वाला है। अगर आपका बजट अगर इन्वेस्टर्स के लिए या बिजनेस कम्युनिटी के लिए अगर एक मिस्ट्री है, तो आप मान के चलिए कि आपके यहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि सरप्राइज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो आपको बजट को इतना ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए कि लोगों को टेंशन ही ना हो कि बजट में क्या होगा। सबको पता है कि सरकार क्या करेगी, कोई सरप्राइज की जरूरत नहीं है। सरप्राइज इसलिए दिया जाता है ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सके, और ये गलत है, लेकिन ये हकीकत भी है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा। इसका मतलब इंडिया जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, इसका मतलब प्रेडिक्शन और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, और उससे बनता है ट्रस्ट, जो अभी नहीं है। कारण जैसा मैंने कहा, फ्रीक्वेंट रूल चेंज, रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस। आपने कानून फॉलो नहीं किया, आपके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन करेगा, वो इंस्पेक्टर जो रिश्वत लेके काम करता है। आपने अगर उसको रिश्वत दे दी, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। आपने रिश्वत नहीं दी, चाहे आपने अच्छा काम किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये खेल हो रहा है, इसको समझना होगा। कैपिटल इज सेंसिटिव टू प्रेडिक्टेबिलिटी। हम यहाँ पे जब बजट प्रेडिक्टेबल नहीं है तो कैपिटल नहीं आएगा, ये हमें मान लेना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट इंसेंटिव्स। रिस्क क्या है दोस्तों? इन्वेस्टर प्रेफर्स फाइनेंशियल एसेट्स ओवर लॉन्ग गेस्टेशन फैक्टरीज। आप
अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर लोग क्या करेंगे? पैसा है, फैक्ट्री में नहीं लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, क्योंकि पता है कि जिस दिन सरकार कानून बदलेगी सुबह बेच के निकल जाएगी। फैक्ट्री में लगा दिया तो फंस जाए, क्योंकि एग्जिट का रास्ता नहीं। और यही कारण है कि भारत में जो एफडीआई आता है वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा आता है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता। इसको समझना होगा। इसका मतलब ग्रोथ एक्सेलरेट्स व्हेन द स्टेट इज ए पार्टनर नॉट ए प्रोसिक्यूटर। आज स्टेट इज ए प्रोसिक्यूटर, हम चाहे माने या ना माने। भारत सरकार प्रोसिक्यूटर की नजर से देखी जाती है, ना कि पार्टनर की नजर से, और इस इमेज को बदलना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, हमारे पास है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तब होता है जब वो स्किल्ड हो। अनएजुकेटेड और अगर मैं ये कहूं कि इलिटरेट मैन पावर डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं हो सकता। इस बात को समझना होगा, चाहे पसंद बात आए या नहीं, लेकिन हकीकत यही है। इसका मतलब हमारा जो लर्निंग रहा कि जो कोविड में हमने देखा, जो हेल्थ कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन स्किल्स की क्वांटिटी बढ़ा दी हमने, यूनिवर्सिटीज खोल दी, कॉलेजेस खोल दिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर दी, सब कर दिया, लेकिन मैन पावर नहीं बढ़ी, स्किल नहीं बढ़ी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। मंत्रालय खोलने से स्किल कैपेबिलिटी नहीं बढ़ता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। इफ प्रोडक्टिविटी डज नॉट राइज, पॉपुलेशन बिकम्स प्रेशर एंड नॉट एन एडवांटेज। तो जो आपकी आबादी है आप पे बोझ बन जाती है, और ये हमें समझना होगा। तो रिस्क क्या है दोस्तों? रिस्क बहुत क्लियर है, डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्निंग इनटू डेमोग्राफिक ड्रैग। अगर आपके लोग समृद्ध नहीं है, इमिग्रेंट्स में क्या होता है, क्यों लोग कहते हैं कि हम आपको H1 वीसा देंगे अगर आप में क्वालिफिकेशन है? वो आपको अनस्किल्ड लोगों के लिए कोई वीसा नहीं देता, घुसने भी नहीं देते कि आएंगे और हमारे पे सिरदर्दी करें। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को हर सरकार चाहती है, हम उस बात को समझ ही नहीं पा रहे। इसीलिए हमें इसको सोचना होगा। ह्यूमन कैपिटल इज अल्टीमेटली ग्रोथ इंजन। आदमी ही अपनी क्षमता से इकोनॉमी चलाता है, इसको देखना होगा। क्या हमारे आदमी इस लायक हैं? क्या हम बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार हैं, एआई के लिए तैयार हैं? ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों, हम जब बात कर रहे हैं रिस्क की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने है कि इंडिया विल नॉट कोलैप्स। कुछ नहीं बिगड़ेगा। भारत की आबादी इतनी है कि ये देश चलता रहेगा। खाना खाएंगे लोग, कपड़े पहनेंगे, कॉस्मेटिक और टॉयलेटरीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये देश डेली लाइफ को ऐसे ही चलाता रहे तो 4-5% ग्रोथ तो होती रहेगी, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही। तो भारत दबेगा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन जो आप चाहते हो ग्रोथ, विकसित भारत बनाना, शायद वो नहीं बन पाएगा। जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम आपके लिए चुनौती है। तो जीडीपी भारत के लिए आंकड़ा नहीं है, पर कैपिटा इनकम आंकड़ा है, और इसको समझना होगा। तो जो हम 6-6.5 की बात कर रहे हैं वहीं रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी नहीं। और जो एसेट लेड प्रोस्पेरिटी है, मतलब स्टॉक मार्केट के माध्यम से अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो ये गलत है। इसका मतलब व्हेन द सिस्टम इज केपेबल ऑफ मच मोर, हम कम काम कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फैक्टरी अंडर परफॉर्मर। इस बात को हमें देखना होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको थोड़ा और देखें, अंत में जो मैं कहना चाहूंगा, द कंट्रीज दैट सस्टेन हाई ग्रोथ डू 3 थिंग्स। 1, प्रोटेक्ट मैक्रो स्टेबिलिटी, जो भारत सरकार कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि हम किसी तरह से, जैसे हम रशिया से तेल ले रहे हैं, ये मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, और सरकार सही कर रही है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन बिल्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यहां हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, R&D में नहीं है, और स्किल में नहीं। इसके बगैर ये हो नहीं सकता। एंड क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड एंटरप्राइजेस, राज्य सरकारें और केंद्र के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। अगर आप कहें कि बीजेपी की सरकारें हैं, सिर्फ बीजेपी से बात नहीं बनती। अगर आप उठा के देखें चुनावी आंकड़ा, हिंदुस्तान की जितनी आबादी है और बीजेपी को जो वोट मिला है, टोटल आबादी का अगर मैं एक हिसाब से कहूं तो करीब 20% है। 80% लोगों का तो पता ही नहीं कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं। उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो वोटर्स नहीं होंगे, जूनियर होंगे, जो वोटिंग लाइन के एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव भी बात करूं तो 30%, 70% तो फिर भी आपके पास नहीं। तो ये कोहेसिव नेशन की निशानी नहीं है। इसका मतलब ये है
हम अभी आधे रास्ते पे आए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन और करेज ये सिर्फ भाषण में नहीं होगा, मन की बात में कहने से नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी डिपार्टमेंट्स की, ऑफिसर्स की, मंत्रालयों की। और प्रधानमंत्री कार्यालय में आपको एक डैशबोर्ड बनाना होगा जो उनका वीकली और मंथली अपडेट ले कि इस हफ्ते क्या हुआ। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, आउटपुट नहीं आएगा। मैनेजमेंट में दोस्तों एक चीज कही जाती है, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। अगर पीएमओ इन चीजों को मेजर नहीं कर रहा है तो वो मैनेज भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ मोदी जी कहेंगे लेकिन वो होगा नहीं, इसीलिए उसके बारे में सोचना होगा। तो ग्रोथ इज नॉट गारंटीड, वन हैज टू अर्न इट। ये फंडामेंटल चीज। कहने से ग्रोथ नहीं आएगी, कहने से विकसित भारत नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। और वो प्लान कहाँ है? क्या कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना आपने देखी है कि हम किस सेक्टर में कितना पैसा लगाएंगे और किस तारीख को कौन सा टारगेट अचीव करेंगे? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो मेक इन इंडिया का भी प्लान नहीं देखा। उसमें हमने कहा था हर साल 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। अब किस सेक्टर में करेंगे, किस स्किल के करेंगे, कोई प्लान नहीं। तो ये स्लोगन है, ये भाषण है, एक्शन प्लान नहीं है। इस बात को समझना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम सही दिशा में हैं, लेकिन आने वाले खतरों को टालने के लिए या रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने विचार रखिए, इन मुद्दों पर चर्चा करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे बैठे हैं, सरकार हो या प्राइवेट। ये जरूरी है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। देश हित में इस तरह का एनालिसिस हम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।